नमस्कार। आज मैं इस वीडियो के द्वारा आपको बिहार में दलितों के ऊपर किस प्रकार से अत्याचार किया गया, दलितों के ऊपर अत्याचार करने वाले में कौन लोग थे और उसके बाद दलितों के लिए अपनी आबरू को बचाने के लिए, अपनी इज्जत प्रतिष्ठा को बचाने के लिए किन किन उपायों को किया और किस प्रकार आज बिहार में दलितों की स्थिति है, इसी के बारे में आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आपसे मेरा निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन तमाम चीजों की विस्तृत जानकारी मिले। आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आजादी के बाद के शुरुआती दशकों के उपलब्ध अभिलेखों से पता चलता है, लेखक कल्याण मुखर्जी का भोजपुर क्षेत्र, जो बिहार के नक्सलवाद का गढ़ माना जाता है, का विवरण निचली जातियों के सामने मजदूरी और सम्मान की दोहरी चुनौती की ओर इशारा करता है, जो मुख्य रूप से उच्च जाति के जमींदारों के अत्याचारी रवैयों से अधीन थे। मुखर्जी ने विस्तार से बताया कि जमींदार न केवल निचली जाति की महिलाओं के यौन शोषण में शामिल थे, बल्कि वे निचली जातियों के साथ अमानवीय व्यवहार भी करते थे। मुखर्जी के अनुसार जमींदार के सामने खाट पर यहाँ तक कि अपने घरों के सामने भी बैठना, साफ धोती पहनना, साफ अन्य वस्त्र पहनना ऊंची जातियों की सत्ता के लिए चुनौती माना जाता था। डोला प्रथा जैसी प्रथाओं का अस्तित्व वह प्रथा जिसमें नवविवाहित दुल्हन को अपने इलाके के राजपूत और भूमिहार जमींदारों के साथ अपनी पहली रात बिताने के लिए मजबूर किया जाता था, भी सामाजिक राजनीतिक प्रभुत्व के तहत दलितों के अमानवीयकरण की ओर इशारा करती है। अब हम बात करते हैं डोला प्रथा की उत्पत्ति के बारे में कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। आज से करीब 300 साल पहले है वंश के राजा रणपाल ने अपने इतिहास को कलंकित किया था। उस अधर्मी ने नियम बनाया था कि किसी भी कन्या का विवाह होगा तो पहली रात उसके यहाँ गुजारनी होगी, जिसे डोला प्रथा कहा जाता था, जिसका सर्वप्रथम विरोध करने वाली थी महथिन माई, जिसको रागमती माता के नाम से भी जाना जाता है। राजा के सैनिकों से उनके सेवक का युद्ध हुआ। रागमती को जब लगा कि पकड़ ली जाएंगी तो सती हो गई। यह सांस्कृतिक प्रथा का एक हिस्सा बन गया और जमींदार वर्गों ने इसे अपना विशेषाधिकार बना लिया, जिससे दलित लड़कियों का यौन शोषण हुआ। इस प्रथा में नवविवाहित दलित दुल्हन को अपनी पहली रात अपने स्थानीय जमींदार के साथ बिताने के लिए मजबूर किया जाता था। डोला शब्द का शाब्दिक अर्थ बालिकी होता है। डोला प्रथा की उत्पत्ति का पता महतीन माता की कथा से लगाया जा सकता है। बिहार के शाहाबाद जिले में महतीन माता के मंदिर का अस्तित्व इस प्रथा के अस्तित्व का प्रमाण भी है। महतीन माता या रागमती की कहानी के दो अलग अलग संस्करण है। एक संस्कृत संस्करण है, दूसरा दलित संस्करण। लोक कथाओं के संस्कृत संस्करण के अनुसार रणपाल सिंह नाम के एक जमींदार ने एक नवविवाहित दुल्हन रागमती के साथ बलात्कार किया। जब उसकी पालकी उसके जागीर से गुजर रही थी, बेचारी रागमती अपनी गरिमा की हानि बर्दाश्त नहीं कर सकी और बाद में आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से तनाव पैदा हो गया और सजा से बचने के लिए रणपाल सिंह ने झूठी कहानी फैलाई कि जब वह महिलाओं को छूने वाला था तो उसके शरीर में एक चमक आ गई और वह स्वर्ग में चली गई। इस प्रकार उनके अनुसार यह कोई सामान्य महिला नहीं बल्कि एक देवी थी। हालांकि कहानी में दलित संस्करण में तर्क दिया गया है कि रणपाल को दलित महिलाओं के साथ बलात्कार करने की आदत थी और गरीब दलित महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करना भी उसके लिए आम बात थी। इसलिए यह संस्करण रणपाल द्वारा साझा की गई कहानी का विरोध करता है। हाल ही में दलित लड़कियों की भूमिहीन उच्च जाति के लिए यौन उपलब्धता न केवल डोला प्रथा जैसी सांस्कृतिक प्रथाओं का माध्यम से केवल संभव हुआ, बल्कि ग्रामीण आर्थिक संरचना में इन जाति समूह के प्रभुत्व के कारण भी संभव हुई है। यह देखा गया है कि होली जैसी त्योहारों के दौरान जमींदार अक्सर दलित महिलाओं के साथ बलात्कार और छेड़छाड़ करते हैं। जुल्म का दूसरा रूप यह था कि इंडिया टुडे के लिए लिखने वाले पत्रकार फरजद अहमद आजादी ने कहा कि आजादी से पहले के दौर में दलितों पर हुए अत्याचार का वर्णन करते हैं और बताते हैं। अहमद के मुताबिक 1930 के दशक में बिहार के गया जिले में ऊंची जाति के जमींदार दलितों के घर जाते थे और प्रत्येक दलित परिवार से एक सेर दूध की मांग करते थे। यदि वे जमींदारों को मांग को पूरा न करते थे या पूरा करने में असमर्थ होते थे तो उतनी ही मात्रा में दूध की आपूर्ति दलितों के महिलाओं के स्तन से कराया जाता था, अर्थात स्तनपान कराने वाली महिलाओं से की जाती थी।
बिहार में पलामू जिले में एक अन्य रिपोर्ट में पत्रकार उत्तम सेन गुप्ता एक ऊंची जाति के जमींदार की सामंती प्रथा का वर्णन करते हैं, जो अक्सर पास के हरिजन टोले जिसको दलित द्वारा बसाए गए गांव के रूप में कहते हैं। हालांकि कानूनी रूप में कहा जाए तो हरिजन शब्द एक गाली है, यह भेदभाव का सूचक है और अगर कोई हरिजन कहता है तो उस व्यक्ति के ऊपर आईपीसी के धाराओं के तहत उस पर केस हो सकता है और उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। टोले में जाते हैं और पुरुषों से अपनी पत्नियों और बेटियों को कोठी में भेजने के लिए कहते हैं। जमींदारों के बंगले जिसको कहा जाता है, वे दलित पुरुषों को यह भी याद दिलाते थे कि कोठी में रात बिताने के लिए वे अपनी महिलाओं को कोठी में जाने से पहले स्नान करने के लिए कहें। जहानाबाद जिले की रिपोर्टिंग से पता चलता है कि इस क्षेत्र के ठाकुर जमींदारों को अपने ही घरों में अपने पुरुषों की उपस्थिति में दलित महिलाओं के साथ बलात्कार करना उत्तेजित लगता था। उसमें कुछ जमींदार दलित पुरुषों को खाट के नीचे लिटा देते थे जब वे उनकी पत्नियों के साथ बलात्कार करते थे और किसी भी शोर और प्रतिरोध के कारण जमींदार उन्हें गोली मारने के लिए उकसाते थे, कह सकते कि उनको गोली मारने का आदेश देते थे। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट 1990 के दशक में कुछ नरसंहारों के पीछे प्रमुख कारण के रूप में भूमिहार जैसे उच्च जाति समूहों द्वारा शराबखोरी और दलित महिलाओं के साथ बलात्कार की पहचान की गई है। ऐसे ही एक घटना पटना जिले में हैबसपुर नरसंहार की थी, जहां भूमिहारों द्वारा बार बार मुसहर महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाना था। उनके द्वारा बनाई गई शराब पीने आने से मुसहर लोगों का नरसंहार शुरू हो गया। हैबसपुर नरसंहार की घटना के बारे में जानिए। दलित शराब बनाते थे और भूमिहार पीते थे। जब भूमिहार आपस में लड़ते थे तो वे मुसहरों को पास जाते थे, उन्हें शराब पिलाते थे और उनके खेतों की फसलों छीनकर उनसे अपने दुश्मनों से बदला लेते थे इत्यादि। लेकिन दलित दोनों पक्षों के लिए काम कर रहे थे, इसलिए भूमिहार उन्हें मार डालते थे। वे उन्हें दोहरा क्रॉस कर रहे थे। वे काम कराने के लिए उन्हें केवल शराब दिया करते थे। भूमिहार उन्हें शराब बनाने के लिए पैसे देते थे, फिर दलितों को काम करने के लिए कुछ शराब दे देते थे। जो शराब बनाता था वह पुलिस को कमीशन भी देता था। जब भूमिहार आते थे और उन्होंने शराब पीने का काम किया तो उन्होंने मुसहर महिलाओं के साथ बलात्कार भी किया करते थे। मुसहर पुरुषों को यह पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने विरोध किया और इसलिए मुसहर पुरुषों की हत्या कर देते थे। मारे गए लोग अधिकतर निर्दोष थे। भोजपुर जिला के अगियाव विधानसभा क्षेत्र में दलित मुसहर जाति के स्थानीय निवासियों ने भूमिहार जमींदारों पर अतीत में शोषण करने का आरोप लगाया था। उनके मुताबिक उन्हें जमींदारों के सामने चप्पल पहनने की इजाजत नहीं थी और उनकी बेटियों को शादी से एक रात पहले जमींदारों के घर जाने के लिए मजबूर किया जाता था। मजदूरी बढ़ाने के सवाल पर हिंसक प्रतिक्रिया हुई, जिसके कारण मुसहरों की हत्याएं हुई। ऐसा माना जाता है कि राज्य तंत्र ने भी इस संघर्षों में राजपूत और भूमिहारों का समर्थन किया है। लेखक कल्याण मुखर्जी और राजेंद्र सिंह यादव का मानना था कि संख्यात्मक वर्चस्व जमींदारी वर्ग द्वारा चमार और मुसहर जैसी निचली जातियों के लोगों के शोषण का कारण नहीं था। यह आर्थिक संसाधनों और श्रम शक्ति पर नियंत्रण था जिसने राजपूत और भूमिहारों का वर्चस्व सुनिश्चित किया। इन लोगों को विनम्र स्थिति में रखने और उन पर अपना आधिपत्य बनाए रखने के लिए जमींदारों के लैलों, जिनको बाहुबलियों कहते हैं, द्वारा हिंसा की संस्कृति अपनाई गई। अक्सर शाम के समय या खेतों के सुनसान हिस्सों में निचली जाति की दलित महिलाओं के साथ जमींदारों के आदमी बलात्कार करते थे। बेघर जो मालिक के क्षेत्र में अवैतनिक काम करता था के अलावा साफ कपड़े पहनने और अपने घरों के सामने खाट पर बैठने की अनुमति निचली जातियों को नहीं थी। यौन दुराचार जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया था। पररिया सामूहिक बलात्कार की घटना जो 1988 में शाहाबाद जिले में राजपूत और भूमिहार जमींदार अक्सर निचली जाति के महिलाओं के साथ बलात्कार करते थे और 1930 के दशक तक त्रिवेणी संघ ने प्रताड़ित महिलाओं ने अपनी निराशा व्यक्त करने के लिए एक मंच दिया। भोजपुर के कुछ लोगों में किए गए एक सर्वेक्षण में राजपूत और भूमिहार जमींदारों द्वारा मुसहर और चमार जाति के निचली जाति की महिलाओं के साथ बलात्कार नक्सलवाद के उभरने तक पीड़ित का एक प्रमुख कारण था। एक राय के अनुसार मध्य बिहार के कुछ हिस्सों में 1970 के दशक तक भी राजपूत और भूमिहारों द्वारा निचली जाति की महिलाओं का बलात्कार लगभग एक परंपरा था। एक स्वीकृत सामाजिक बुराई, एक भाग्य बन गया था जो कई लोगों के लिए
निर्विवाद रूप से सहन किया गया। रणवीर सदावर ने एक अनवा गांव का उदाहरण दिया और बताया जहां उच्च जाति के राजपूत डोला प्रथा का पालन करते थे, जिसमें दलितों और भूमिहीन मजदूरों जो अपने खेती में मजदूरी के लिए काम करते थे कि नव विवाहित दुल्हन को अपनी शादी शुरू करने से पहले जमींदार के साथ एक रात बितानी पड़ती थी। वैवाहिक संस्कार पथुमथानी थाईलैंड के एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान में लिंग और विकास अध्ययन इकाई के समन्वयक गोविंद कलेलकर के अनुसार बताया जाता है कि जाति व्यवस्था की एक विशेष सख्त सजातीय विवाह है, लेकिन निचली जातियों की ऊंची जातियों के अधीनता के परिणाम स्वरूप निचली जाति की महिलाओं के बड़े जमींदार ऊंची जाति के पुरुषों के लिए सामान्य यौन उपलब्धता थी। निचली जाति की महिलाओं विशेषकर चमारों और मुसहरों पर बलात्कार और यौन उत्पीड़न को एक समय राजपूत और भूमिहार जमींदारों का विशेषाधिकार माना जाता था। डोला प्रथा जिसकी चर्चा हमने ऊपर में किया है, उसमें जमींदार के साथ अपनी शादी के बाद अपनी पहली रात बिताने के लिए मजबूर करना बताया गया। भोजपुर और रोहतास जिले के गांव में प्रचलित थी। बिहार के सोना टोला नामक एक विशेष गांव की एक रिपोर्ट बताती है कि पड़ोसी गांव बेरथ में कुछ दलित महिलाओं ने आरोप लगाया कि जब निचली जाति के महिलाएं जमींदार के यौन संपर्क के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती थी, तो गांव के जमींदारों द्वारा पुरुष सदस्यों को झूठा फंसाना यह आम बात थी। उनके परिवार और उनके रिश्तेदार आपराधिक मामले में शामिल करा दिए जाते थे। खेतीहर मजदूर परिवारों की दलित महिलाओं उनके राजपूत जमींदारों के साथ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करने की भी प्रथा थी। यौन उत्पीड़न के अलावा उनके आरोपों के अनुसार उस विशेष राजपूत गांव में जमींदारों के साथ गांव के कुआं से पानी निकालना और रास्ते पर चलना भी निचली जातियों के लिए वर्जित था। कुछ महिलाओं ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें पहले उच्च जाति के जमींदारों द्वारा स्तन पर चुटकी काटने जैसी अशोभनीय छेड़खानी का भी सामना करना पड़ रहा था। ऊंची जाति के पुरुषों ने दलित महिलाओं की कामुकता के विनियोग के माध्यम से ग्रामीण समाज में अपने सामाजिक नियंत्रण और आधिपत्य का भी प्रयोग किया, जबकि उच्च जाति की महिलाओं को उसके पुरुषों द्वारा एकांत और घर तक ही सीमित रखा जाता था। निचली जाति जिसको दलित कहते हैं को घर तक ही सीमित नहीं रखा जाता था, जिससे वे उच्च जाति के पुरुषों की नजरों के प्रति असुरक्षित हो जाती थी। जो अक्सर भूल जाते हैं, निचली जाति की महिलाओं के साथ यौन संबंध बनाते समय शुद्धता और प्रदूषण की धारणा यह है कि दलित पुरुष अक्सर मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सत्ता संबंध और कार्य की स्थिति के कारण अपनी महिलाओं की गरिमा को बचाने में असमर्थ थे। दलित महिलाओं के खिलाफ यौन अत्याचारों का पैटर्न अक्सर बलात्कार और यौन दुराचार से कहीं अधिक था। ऐसा ही एक उदाहरण 1994 में उत्तर बिहार के समस्तीपुर जिले के एक गांव में हुआ था, जहां भाकली देवी नाम की एक महिला को भूमिहारों के खेतों से आलू चुराने के आरोप में नग्न कर करके घुमाया गया था। सार्वजनिक अपमान के बाद उसके साथ बलात्कार भी किया गया और बाद में उसकी साड़ी को उसकी जोनी में डाल दिया गया। दलित महिला की योनि में साड़ी का जो टुकड़ा डाला गया था उसको उस महिला के गर्भ का अनुष्ठानिक शुद्धता की, ऊंची जाति की अवधारणा और दलितों में भावी संतान की जन्म की उनकी निंदा के रूप में समझा जा सकता है। भोजपुर क्षेत्र बिहार में जातीय युद्धों का केंद्र बना रहा। यह क्षेत्र बिहार के सबसे बड़े नरसंहारों में से एक का गवाह भी बना। ऐसा ही था नरही नरसंहार, जिसमें 7 दलितों को ऊंची जाति के जमींदारों ने मार डाला था। द वायर द्वारा क्षेत्र में मुसहर जाति के स्थानीय दलित लोगों को शामिल करते हुए की गई एक रिपोर्ट में सामंती प्रथाओं की उपस्थिति का पता चला, जैसे कि दलितों को सामंती प्रभुओं की उपस्थिति में बैठने की अनुमति नहीं देना और बंधुआ मजदूरी प्रणाली का प्रचलन। स्थानीय लोगों का यह भी आरोप था कि क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा आवंटित अधिकांश विकास निधि का उपयोग स्थानीय राजपूत ने निवास वाले क्षेत्र में किया गया था। 1960 के दशक तक अधिकांश प्रचलित सामंती प्रथाएं किसान सभाओं की सक्रियता के कारण समाप्त हो गईं। अब हम बात करते हैं रणवीर सेना के गठन के बारे में, जो सबसे खतरनाक भूमिहार और राजपूत की सेना थी। बिहार की सभी जाति आधारित सेनाओं में से जो नक्सलियों से मुकाबला करने के लिए शुरू की गई थी, जो निचले जाति के दलितों को अपने अधिकारों के लिए मुखर होने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे, रणवीर सेना सबसे खतरनाक थी।
रणवीर सेना ने अपनी पहचान और राजनीतिक समर्थन भूमिहारों से प्राप्त किया, लेकिन राजपूत जैसे अन्य उच्च जाति समूह ने भी इसका समर्थन किया था। इसका प्रबंधन राजपूत और भूमिहार दोनों जाति के सदस्यों के द्वारा किया जाता था। कुछ स्रोतों के अनुसार रंग बहादुर सिंह राजपूत रणवीर सेना के पहले अध्यक्ष बने, लेकिन बाद के नेतृत्व ब्रह्मेश्वर सिंह के हाथों में चला गया। इसने दलितों पर कई नरसंहार किए, जिसमें से लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार सबसे उल्लेखनीय है। ह्यूमन राइट्स वॉच की एक विजिटिंग टीम द्वारा एकत्र किए गए विशेष गांव के निवासी मध्यम किसान जातियों के नेतृत्व वाला संगठन, जिसने महिलाओं के अधिकारों और सम्मान के मुद्दों को भी अपने दायरे में लाया और खेतीहर मजदूर महिलाओं को आवाज उठाने की अनुमति दी, से एक का प्रत्यक्षदर्शी विवरण रणवीर सेना के सदस्यों की हत्या के पैटर्न और दलित महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ उनके द्वारा किए गए अत्याचारों को बताता है। 32 वर्षीय पीड़िता सूरजमणि देवी कहती हैं कि सभी को सीने में गोली मारी गई। मैंने भी देखा कि पैंटी फटी हुई थी। एक लड़की थी प्रभा, वह 15 वर्ष की थी। 2-3 दिन बाद उसे अपने पति के घर जाना था। उन लोगों ने उनके स्तन भी काट दिए और सीने में गोली मार दी। दूसरी थी मनमतिया, वह भी 15 साल की थी। उन्होंने उसके साथ बलात्कार किया और उसके भी स्तन काट दिए। सभी लड़कियां नग्न थी और उनकी पैंटी फटी हुई थी। उन्होंने उनकी जोनी में भी गोली मार दी थी। कुल मिलाकर के 5 लड़कियां थी। 5 के साथ बलात्कार किया गया था। सभी 15 या उससे कम उम्र के थे। उनके सारे स्तन काट दिए गए थे। रणवीर सेना के सदस्यों द्वारा निचली जाति के ग्रामीणों को आतंकित करने के लिए अपनाई जाने वाली रणनीति में बलात्कार, गांवों को लूटना और नरसंहार शामिल थे। दलित महिलाओं और लड़कियों के साथ बलात्कार के खिलाफ आवाज उठाने पर कुछ मामले में रणवीर सेना के सदस्यों की ओर से जवाबी कार्रवाई भी की गई। उदाहरण के तौर पर 1997 में एक दलित लड़की के साथ ऊंची जाति के युवकों द्वारा बलात्कार का विरोध करने पर 3 दलित युवाओं को गोलियों से भून दिया गया था। राज्य प्रशासन विशेषकर पुलिस बल और रणवीर सेना के सदस्यों के बीच मेलजोल के लंबे समय से विवाद का एक विषय बना रहा। पुलिस मुठभेड़ में कई नक्सली मारे गए, जबकि रणवीर सेना के सदस्यों को कभी भी पुलिस बल छूने का भी दुस्साहस नहीं किया। मध्य बिहार के जिलों में, विशेष रूप से भोजपुर जिले में, पुलिस बल में पारंपरिक रूप से उच्च जाति के राजपूतों और भूमिहारों का वर्चस्व रहा है और भोजपुर में जाति संबंध पुलिस बल में एक महत्वपूर्ण कारक बना हुआ है। इसलिए मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने तर्क दिया कि रणवीर सेना और पुलिस अधिकारियों के बीच मिली भगत के परिणाम स्वरूप ही रणवीर सेना के सदस्यों द्वारा बड़े पैमाने पर किए गए नरसंहारों के अलावा कुछ छोटे मोटे पैमानों पर नक्सलियों का गैर न्यायिक हत्याएं भी की गई है। रणवीर सेना को काफी राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था और प्रमुख ब्रह्मेश्वर सिंह स्वयं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता था। यह भी कहा गया कि सेना पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं का वर्चस्व था, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और जनता पार्टी शामिल थी। यह भी आरोप लगाया गया कि सेना को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कुछ पूर्व सदस्यों से हथियार और गोला बारूद प्राप्त हुआ था। IPF, जिसे पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट ऑफ ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट के अनुसार आरा जिले के राजनेता अक्सर चुनाव अभियानों के दौरान अपने पक्ष में वोट हासिल करने के लिए रणवीर सेना का इस्तेमाल बूथ कैप्चरिंग के लिए किया करते थे। हम 1990 के दशक में एक विशेष उम्मीदवार और चुनाव में हेरफेर आम घटना के बारे में बात भी करते हैं। इसके अलावा सेना के सदस्यों पर मुकदमा नगण्य था और इसके सदस्यों को विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार होने के बावजूद भी तुरंत जमानत दे दी जाती थी। इसके विपरीत वामपंथी चरमपंथी समूह के सदस्यों को जब पकड़ा जाता था तो उन्हें अक्सर मौत की सजा ही दी जाती थी या फिर आजीवन कारावास। एक राय के मुताबिक अकेले रणवीर सेना ही 200 से ज्यादा दलित महिलाओं, जिसमें 6 साल की छोटी बच्चियों से लेकर 70 साल की बुजुर्ग महिलाएं भी थी, के साथ बलात्कार करने के लिए जिम्मेदार थे। ऐसा अनुमान है कि 1995 से लेकर 1999 के बीच 400 से अधिक दलितों की हत्या के लिए सिर्फ और सिर्फ अकेले रणवीर सेना जिम्मेदार था।
रणवीर सेना द्वारा आयोजित अधिकांश नरसंहार भोजपुर और जहानाबाद जिले में हुए हैं। इस प्रकरण में बथानी टोला की घटना को भी नहीं भुलाया जा सकता है। 1996 में रणवीर सेना, जिसमें राजपूत और भूमिहार पुरुष शामिल थे, से जुड़े हथियारबंद लोगों का एक समूह बिहार के भोजपुर जिले के बराकी खरौन गांव के बथानी टोला गांव की ओर पहुंचा, जहां दलित और मुस्लिम भूमिहीन मजदूर रहते थे। ये लोग तलवारों और बंदूकों से लैस थे और बाद में गांव पर उनके हमले में 8 बच्चों, 12 महिलाओं और 1 पुरुष की हत्या कर दी गई, जो सभी गरीब समाज के गरीब तबके से थे। गांव से 1 किलोमीटर की दूरी पर 3 पुलिस स्टेशन थे, लेकिन कम से कम 2 घंटे तक नरसंहार होने के बावजूद भी अपराध को रोकने के लिए कोई पुलिसकर्मी उस गांव तक नहीं पहुंचा। यह एक विडंबना है और कह सकते हैं कि पुलिस की यह साजिश थी। समाचार रिपोर्टों के अनुसार अपराधियों ने एक 25 वर्षीय महिला की हत्या करने से पहले उसके स्तन काट दिए। एक 18 वर्षीय लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और एक नवजात शिशु को हवा में उछाल दिया गया और तलवार से 2 हिस्से में काट दिया गया। यह वह समय था जब रणवीर सेना के समर्थन में उच्च जाति के जमींदारों की राजनीतिक गोलबंद हो रही थी और बिहार की सामाजिक आर्थिक स्थिति में बड़े बदलाव हो रहे थे। समाचार रिपोर्टों के अनुसार संगठित सांप्रदायिक नरसंहार नियमित मामले बनते जा रहे थे और यह एक राय के अनुसार इन हत्याओं को बढ़ती पिछड़ी जाति के आंदोलन के बीच उच्च जाति द्वारा सम्मान को बचाने के दावे के रूप में समझा जा सकता है। दोस्तों, आपसे मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की खबरों को पूरी तरह से रिसर्च करके, पूरी तरह से डाटा को एकत्र करके और बनाया जाता है। इसे बनाने में काफी वक्त भी लगता है तथा अधिक मेहनत भी लगती है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारे न्यूज चैनल ट्रू न्यूज TNBR को समर्थन दिया और आप लोगों की कृपा से हम 30,000 के सदस्यों को पार कर चुके हैं। ये मेरा अलग चैनल है जिसका नाम है चितरंजन कुमार JBD। जी हाँ, आपसे मेरा निवेदन है कि कृपया YouTube के सर्च बार में जाकर चितरंजन कुमार JBD टाइप करके, जिसमें मेरा फोटो लगा हुआ है, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से हम आपको आपकी छुपी हुई इतिहास के बारे में, जो हर जगह से हम ढूंढ करके आपके लिए लाने का प्रयास करते हैं। इसलिए आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आपका समर्थन हमें बहुत जरूरी है।